मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. सर आ रही है। चलिए, क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। रेखा मैम, सरिता मैम, राखी मैम, ओजस्वी मैम, जयकृष्ण जी और सभी लोग जो भी इस
क्लास में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 डिस्कस करने, समझने, चर्चा करने, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, कल हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था, यानी गद्यांश, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमने किया और उसके जो कुछ टिप्स हैं वो मैंने आपको बताए थे, कुछ मेथड्स, कुछ विधि, जो भी उसके अप्रोचेस हैं कि किस तरह से हम जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो हमारा गद्यांश है, 5 क्वेश्चन आने हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से ही करते आए हैं। क्लास 5 से ही आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन से एक क्वेश्चन रहता ही है, क्लास 5 से ही, अभी नहीं, 5 क्लास से ही, यानी आप पिछले 10-12 साल, 15 साल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के हैबिचुअल हो, आदत है आपको। बट फिर भी क्योंकि कई बार हमारा प्रैक्टिस छूट जाता है और कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, कई बार ऐसा कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है जो समझ से बाहर होता है, तो हम नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो ऐसे में गाइज आपको बहुत सीरियसली लेना है। जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला यूनिट है वो एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आप मतलब 5 में 5 सही कर सकते हो, 5 में 5 सही कर सकते हो, बशर्ते आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करना होगा। डेली प्रैक्टिस यानी नित्य अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जो और जो कल मैंने टिप्स आपको बताया कि भाई किस प्रकार से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अपनी पकड़ बना सकते हो, मजबूत हो सकते हो आप, तो उन टिप्स को फॉलो करने पे आपको लाभ होगा। और प्रैक्टिस तो खैर करना ही है, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं वो चीज़। तो प्रैक्टिस तो खैर देखिए मैंडेटरी, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गाइस बीच बीच में मैं भी आपको कराता रहूंगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, वो तो प्रैक्टिस वाला यूनिट है। तो बीच बीच में कभी कभी हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया करेंगे क्लास में, ठीक है। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी, यानी तर्कशास्त्र तथा भारतीय दर्शन। तो इसका आज पहला क्लास है। और हमारा जो भी यूनिट होता है गाइस, आप जैसे मान लीजिए आज लॉजिकल रीजनिंग हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आज हम कर रहे हैं। आप में से कई लोग पहली बार भी क्लास में आते हो, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं किसी न किसी के थ्रू पहली बार आते हैं, ये देख करके कि भाई किसी यूनिट को हम पहली बार। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि आप जिस भी टॉपिक से मुझे ज्वाइन करते हो, मान लीजिए कि आप में से किसी ने आज इस क्लास को ज्वाइन किया, लॉजिकल रीजनिंग से ज्वाइन किया, तो आने वाले 100 दिनों में एक चक्र में, एक साइकिल में आपका पूरा 10 यूनिट कवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लॉजिकल रीजनिंग में ही मुझे ज्वाइन किया, इस क्लास में पहली बार आए और आप तर्क शास्त्र पढ़े हो मेरे साथ, तो ऐसे 100 दिन में यानी करीब करीब 3 महीने में, 100 डेज में आपका क्या है, साइकिल में पूरा 10 का 10 यूनिट कवर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परीक्षा से पहले हम लोग पूरे सिलेबस को 3 बार पढ़ते हैं। परीक्षा से पहले जो है हम अपने सिलेबस को कितनी बार पढ़ लेते हैं? करीब 3 बार पढ़ लेते हैं, है ना। यही कारण है गाइस कि साइकिल में जो है हमारा आप किसी भी यूनिट से ज्वाइन करते हो तो आपका हो जाता है। तो ऐसा कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है कि भाई टीचिंग हमारा छूट गया, रिसर्च छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है। आप क्लास में बस रेगुलर रहिए फॉर नेक्स्ट 100 डेज, या कम से कम 90 डेज के लिए अगर आप क्लास में रेगुलर रहेंगे 3 महीने, तो निश्चित रूप से आपका सारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, सारा का सारा। रिवीजन भी शायद आप कर लोगे उस मीन टाइम में। अब गाइज आज से हमें स्टार्ट करना है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, स्कोरिंग है। ये जो यूनिट है गाइज हमारा लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी यानी तर्क शास्त्र भारतीय दर्शन, ये बड़ा ही स्कोरिंग यूनिट है ना। थोड़ा टेक्निकलिटीज है इसमें, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको जानने होंगे, समझने होंगे। जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, विरोध का वर्ग वो हमें सीखना है, आर्ग्यूमेंट हमें सीखना है, तर्क क्या है, तर्क की संरचना कैसी होती है, भारतीय दर्शन में कई तरह की बातें हमें सीखनी है, प्रैक्टिस करना है, हेतुभास सीखना है, हेतु क्या है। तो कई सारे इसमें टर्म्स हैं जो हो सकता है पहली बार आप सुनो। बट ये है गाइस कि इसका जो सिलेबस है बहुत लिमिटेड है। जो लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन फिलोसफी का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है कि हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आना है, टॉपिक पता है, क्वेश्चन नहीं पता बट टॉपिक पता है कि ये टॉपिक कर लीजिए आपका एक क्वेश्चन आएगा। जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, इसी यूनिट में एक टॉपिक आएगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उससे 2 क्वेश्चन आपका आना ही आना है, निश्चित रूप से आएगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टाल सकता, 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारतीय दर्शन में हेतुभास से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मीन्स ऑफ नॉलेज से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आर्ग्यूमेंट से एक क्वेश्चन। तो ऐसा यूनिट है कि अगर आप इस पे थोड़ा समझ अपनी बना लेते हो ना,
अगर आप अपनी समझ बना लेते हैं, आपका कमांड अगर इस यूनिट पे, तो आप यहाँ पे भी मतलब कि 5 में 5 कर पाएंगे, क्योंकि इस यूनिट में ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज से हम इस यूनिट का श्री गणेश कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो इसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि तर्क शास्त्र, जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग बोलते हो, तो लॉजिकल रीजनिंग है क्या? लॉजिकल का मतलब क्या होता है गाइस? तर्क करना। एक होता है तर्क करना, एक होता है बहस करना। तर्क और बहस में अंतर है। तर्क का मतलब होता है जहां पे साइंस हो, जहां पे फैक्ट हो, जहां पे रीजन हो, जहां पे तथ्य हो। अगर आप अपनी बातों को रीजन के साथ, तथ्यों के साथ, है ना, लॉजिकलिटी के साथ, साइंस के मतलब विज्ञान संबंधित चीजों के साथ अगर अपनी बातों को रख रहे हो ना, तो उसको हम तर्क कहते हैं। और बहस क्या होता है? बहस का मतलब होता है कि किसी से लड़ गए आप, किसी का सर फाड़ दिया मार करके, किसी को गाली गलौज कर दिया। तो बहस का क्या होता है? कोई साइंस नहीं होता है। आपका दिमाग खराब हो गया, किसी को पिटाई कर दी, किसी को मार दिए, किसी को धक्का दे दिए, किसी को पत्थर फेंक दिए, गाली गलौज कर दिए, बहस। तो बहस एक अलग चीज है, बहस में कोई साइंस नहीं होता। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तर्क में और बहस में। हमें लगता है तर्क और बहस एक ही चीज है, बट तर्क अलग चीज है। तर्क मतलब जैसे जो वकील हैं, कई सारे एडवोकेट्स हैं, तो वो कोर्ट में क्या करते हैं? वो तर्क पेश करते हैं। तर्क मतलब क्या होता है? जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो, जिसके पीछे प्रूफ हो, कुछ ना कुछ एक मतलब एविडेंस हो, साक्ष्य हो, रीजन हो, तब ना आप प्रूफ करिएगा। अगर आप किसी बात को बोल रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन तो बताओ, उसके पीछे का साइंस तो बताओ, उसके पीछे का फैक्ट यानी तथ्य तो बताओ, साक्ष्य तो प्रस्तुत करो, तभी तो वो प्रूफ होगा कि आप जो कह रहे हैं ठीक बात है। और बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी रीजन के किसी बात को आप रखिएगा, तो उसको क्या कहते हैं? बहसबाजी करना। कहते हैं ना, अरे यार बहस मत करो भाई, बहस मत करो, आगे बढ़ो। तो तर्क, तर्क शास्त्र, ये जो हमारा यूनिट है, ये क्या है? तर्क शास्त्र। तो यहाँ पे आपको तर्क करना सिखाया जाएगा कि आप कैसे तार्किक हो सकते हैं, कैसे साइंटिफिक हो सकते हैं, कैसे आप लॉजिकल हो सकते हैं, कैसे आपको मतलब हर एक चीज में रीजन इकट्ठा करना है, एविडेंस इकट्ठा करना है। अगर मैं कहता हूं कि मैं एक इंसान हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि हाउ आई एम अ ह्यूमन। मैं कहता हूं वो पक्षी है, वो मर गया, वो ऐसा। तो मतलब कहने का मतलब गाइस कि साइंस का मतलब क्या होता है? जहां पे रीजन है वही साइंस है, जहां रीजन नहीं है वहां साइंस नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है? तर्क शास्त्र, जहां पे आपको साइंस, रीजन, फैक्ट, एविडेंस, साक्ष्य, तथ्य, इन चीजों को कैसे आप इकट्ठा कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट, कैसे प्रस्तुत कर सकते हो, अपनी बातों को सिद्ध कर सकते हो वैज्ञानिक पद्धति से। तो वही है लॉजिकल रीजनिंग। इसका एक और फायदा है लॉजिकल रीजनिंग में, क्या होता है गाइस कि आप चिंतन मनन पे ज्यादा फोकस हम लोग करते हैं। क्योंकि गाइस मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट आपने दिया, आपने कोई स्टेटमेंट दिया, अब उसको आपको प्रूव करना है कि भाई ये स्टेटमेंट सही है, विद प्रॉपर रीजन आप उसको पेश करोगे। तो क्या होगा कि आपको, आप विचार करिएगा, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, डेलिब्रेट, तब जाके आप किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने की स्थिति में आएंगे। तो ऐसे में हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। जब आप किसी चीज को लेके सोचते हो, चिंतन मनन करते हो, विचार करते हो, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, तो आपका आईक्यू लेवल क्या है? बढ़ता है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है ना। आपको ये पता लगता है कि भाई कैसे हम किसी चीज का उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग जो है गाइस, आपको काफी समझदार भी बनाता है। अच्छा, जिसका जिसका लॉजिक अच्छा होता है, अब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं। यूजीसी नेट में एक एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है। कई सारे स्टूडेंट मैंने ऐसा देखा है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि कैसे लगाया जाता है आंसर। 4 ही तो ऑप्शन है ना, 5वां तो ऑप्शन है नहीं। 4 ऑप्शन में एक आपका भविष्य बदल सकता है। अगर उस, मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है, 150 में जिसने 100 क्वेश्चन कर दिए सही, 150 में 100 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया, तो आपका भाग्य क्या होगा? बदल जाएगा, मतलब आपको जेआरएफ मिल जाएगा। उस 100 प्रश्न को करना आपके लिए एक चुनौती है, उसकी हम तैयारी अभी 6 महीना पहले से कर रहे हैं। तो गाइज लॉजिकलिटी, मान लीजिए आपको ये पता लग गया भाई कि कैसे मुझे 4 में से एक को पकड़ना है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, किसी एक को पकड़ना है, और वो एक सही होना चाहिए। अगर ये आपको, ये भी आपको लॉजिकल रीजनिंग सिखाता है कि आप कैसे लॉजिकलिटी के साथ 4 में से एक को चुन सकते हो। ये भी तो साइंस है ना। मैंने आपको 4 चीजें बताई, मैंने कहा जी 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करो, बाकी को रिजेक्ट करो। तो ये भी तो एक साइंस है, ये भी तो एक विज्ञान है, ये भी तो एक लॉजिकल रीजनिंग है कि आपने कौन सा लॉजिक लगाया, कौन सा तर्क लगाया, आप कौन सा तर्क शास्त्र की भाई आपको लगा कि भैया इन 4 में से यही ठीक होगा, बाकी बेकार है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है गाइस? हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे पोटेंशियल को बढ़ाता है।
आप ज्यादा स्मार्ट होंगे, आप ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, आप एनालिटिकल हो जाएंगे, आप सटीक होने लग जाएंगे, टू द पॉइंट बात करने लग जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग पे अगर आप पढ़ते हैं सही से तो। अब गाइस लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क शास्त्र में ना कई सारे डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, कई सारे डेफिनेशंस होते हैं, कई सारी परिभाषाएं हैं जो आपको पहले समझनी है, जो आपको लॉजिकल यानी कि तर्क से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहला परिभाषा होता है लेक्सिकल परिभाषा, लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है गाइस, वर्ड, वर्ड माने शब्द। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, शब्द। बहुत सारे शब्द मिलते हैं तो क्या बनते हैं, वाक्य बनता है, और बहुत सारा वाक्य बनता है तो पूरा एक क्या बनता है, पैराग्राफ। बहुत सारा पैराग्राफ मिलता है तब जाके एक पूरा चैप्टर बनता है, पूरा एक पार्ट। तो वर्ड जो है गाइस, मान लीजिए मैंने कहा क्रूएल, मैंने कहा एप्पल, मैंने कहा बनाना, मैंने कहा रिवर। अगर मैं कहता हूं रिवर, तो रिवर का मतलब नदी होता है, मेरे लिए भी रिवर का मतलब नदी है, और सुमन मैम के लिए भी रिवर का मैम नदी है, कायनात खान मैम के लिए भी रिवर का मैम नदी है। ऐसा इस क्लास में कोई नहीं होगा कि रिवर का मतलब जो है वो लोटा या ग्लास समझ लेगा कि हाँ भाई रिवर का मतलब लोटा है, लोटा मतलब जिसमें पानी पीते हैं। रिवर का मतलब मेरे लिए नदी तो आपके लिए भी नदी ही होगा, किसी थर्ड के लिए भी जो है नदी ही होगा, ठीक है, किसी और के लिए भी क्या होगा, नदी ही होगा। तो लेक्सिकल का मतलब क्या होता है गाइस, वर्ड, वर्ड मतलब जो डिक्शनरी में है। आपने अपने जीवन में डिक्शनरी देखा होगा, देखते हो डिक्शनरी में हजारों वर्ड होते हैं, और उन हजारों वर्ड की स्वीकार्यता होती है गाइस। अगर मैं रिवर को नदी मान रहा हूं तो आप भी तो मान रहे हैं, मैं अगर एप्पल को सेब मान रहा हूं तो आप भी तो एप्पल को सेब मान रहे हैं, मैं बनाना को केला मान रहा हूं तो आप भी तो बनाना को केला, यानी मेरा और आपका मतलब पूरे पूरा भारत, पूरा विश्व जो भी इंग्लिश हिंदी समझता है वो एप्पल को सेब ही बोलेगा, बनाना को केला ही बोलेगा, रिवर को नदी ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक सामूहिक स्वीकार्यता है, एक सामाजिक स्तर पे एक एक्सेप्टेंस इसका है ना। इसी को तो गाइस लेक्सिकोग्राफी कहते हैं ना। जो डिक्शनरी बनाता है, मान लो जो लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, जो डिक्शनरी लिखता है। अगर आप डिक्शनरी लिखते हो तो आपको हम क्या कहेंगे, लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी लिखने वाला व्यक्ति। तो जो डिक्शनरी में जो भी बातें हैं, डिक्शनरी में जो भी बातें गाइज होती हैं, हम क्या करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तभी ना एक यूनिफॉर्मिटी होगा। अगर मान लीजिए गाइज कि मेरे लिए रिवर का मतलब नदी हो जाए और आपके लिए रिवर का मतलब हो जाए किसी को थप्पड़ मारना, मैंने कहा रिवर, तो आप क्या समझिएगा कि सर कह रहे हैं किसी को थप्पड़ मार दो, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, हमारे बीच संवाद स्थापित हो पाएगा क्या? अगर हम सभी लोग एक जैसा शब्द का मतलब ना समझें तो क्या हमारे बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं बोलूंगा आम, आप समझिएगा इमली, मैं बोलूंगा केला, आप समझिएगा अनार। क्या होगा, हमारे बीच कभी संवाद ही नहीं हो पाएगा, हम कभी फीलिंग से। इसलिए लेक्सिकल, लेक्सिकल माने शब्द, एक ऐसा शब्द जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता है, जो हमें डिक्शनरी में मिलता है ना, जो हमें कहाँ मिलता है, डिक्शनरी में मिलता है। और इसका मेन उद्देश्य यही होता है गाइस कि ये एम्बिग्विटी को दूर करे। एम्बिग्विटी मतलब किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो बातचीत करते टाइम, जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जिस शब्द का मतलब जो समझा रहा हूं वही आप समझ रहे हो। मैं अगर कह रहा हूं कि भैया तर्क शास्त्र, तो आप तर्क शास्त्र आपके लिए भी वही है जो मेरे लिए, यानी हम सभी एक शब्द का सेम मीनिंग समझते हैं, इसलिए ना क्लास चला पा रहे हैं। अगर मैं किसी वर्ड को बोलूं और आप उसका गलत अर्थ निकाल लो या आपके लिए उसका मीनिंग अलग है, तो मैं बोलूंगा कुछ, आप समझोगे कुछ, हमारे बीच एक स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, संचार नहीं हो पाएगा। तो इसको कहते हैं गाइस लेक्सिकल डेफिनेशन। यानी इसका मतलब है कि जो भी वर्ड्स हमारे पास हैं, जो भी डिक्शनरी, लेक्सिकल मतलब रिलेटेड टू डिक्शनरी, जो भी डिक्शनरी में हमारे पास जितने शब्द हैं, चाहे किताब हो, कॉपी हो, पेंसिल हो, रबर हो, है ना, या रिवर हो, ओशन हो, समंदर हो, जो भी, ये जितने वर्ड्स हैं गाइस, इसको हमने क्या किया है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिया है। अगर आप अमेरिका में भी जाके, अगर आप अमेरिका में भी जाके बोलेंगे कि आई वांट एन एप्पल, तो वो आपको एप्पल ही देगा। आप बोलोगे कि आई नीड अ बनाना, तो वो आपको बनाना यानी केला ही देगा। आप बोलोगे कि आई वॉन्ट टू हैव अ टी, तो वो आपको चाय ही देगा, क्योंकि हमारे लिए टी का मतलब चाय है, तो अमेरिका में भी टी को चाय ही बोलते हैं, लंदन में भी टी का मतलब चाय ही होता है, न्यूयॉर्क में भी टी का मतलब चाय होता है, न्यूजीलैंड में भी। इसको कहते हैं लेक्सिकल। इससे क्या होता है गाइस कि हमारे बीच एक समान स्तर का संवाद यानी कम्युनिकेशन हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं कहूंगा टी और आप समझ जाइएगा कुछ और, मैं कहूंगा कॉफी, आप समझ जाएंगे कुछ और, तो कहां से हम आप बात कर पाएंगे, हमारे बीच कैसे
रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो पाएगा। तो इसको क्या कहते हैं गाइस, लेक्सिकल परिभाषा। लेक्सिकल, जिसमें हम वर्ड को क्या करते हैं, स्वीकार्यता, शब्द की स्वीकार्यता, यानी पूरे सामाजिक स्तर पे एक शब्द का सभी लोग एक अर्थ समझते हैं, इसलिए हम शायद संवाद कर पाते हैं, हम तर्क कर पाते हैं, हम लॉजिक कर पाते हैं, बहस, अदरवाइज बात ही नहीं भाई। दूसरा है गाइस स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। स्टिपुलेटिव का मतलब क्या होता है गाइस, मनमाना। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं ना जो समय के साथ बनते हैं। कई सारे वर्ड तो बहुत पहले से हमारे पास हैं, लेकिन कुछ वर्ड ना समय के साथ बनते हैं गाइस। खास करके इस 21st सेंचुरी में आप देखिए, इतना नया नया टेक्नोलॉजी आ गया ना, हर दिन इतनी नई नई चीजें हम लोग देख रहे हैं ना, कि कुछ ना कुछ उसका नामकरण हम कर देते हैं। जैसे सबसे आसान एग्जांपल इसका है सेल्फी। आज से 20 साल पहले सेल्फी नाम का कोई वर्ड कोई नहीं जानता होगा। आज 2025 है, 20 साल माने 2005 या उससे पहले, या सन 2000 में सेल्फी का मतलब कोई नहीं जानता होगा। और आज सेल्फी का मतलब बच्चा बच्चा जानता है। कोई अगर 1 साल का बच्चा है ना, उसको ही बोलिएगा कि सेल्फी, तो वो समझ जाएगा सेल्फी मतलब खुद अपने फोन से फ्रंट कैमरा से फोटो लेना। ये कैसे हुआ? समय के साथ गाइस हमने क्या किया, पहले क्या था, स्मार्टफोन नहीं था। 2005 के बाद 10 के बाद क्या हुआ, स्मार्टफोन आया मार्केट में, हम सभी के पास हो गया। पहले फोन था भी, हमारे पास नहीं होता था, इतना महंगा आता था। अब क्या हो गया, फोन ऐसा हुआ भाई, हम हमारे सबके पास है, छोटे बच्चे के पास है, जवान के पास है, बूढ़े के पास है, कोई बुढ़िया है उसके पास है, मतलब हर एक बूढ़ा बूढ़ी जो भी है, मतलब बचपन से 55 तक, अगर आप बच्चे हैं तब भी और 55 के हैं तब भी, सबके पास मोबाइल फोन है, वो भी स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का मतलब है फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा का मतलब है सेल्फी। तो समय के साथ जरूरत के हिसाब से हमने क्या किया, एक नया वर्ड बना दिया, सेल्फी, है ना। ऐसे ही गाइस मान लीजिए कि मैं एक आपको और भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे एक मैं कहता हूं मोदीनॉमिक्स। हमने इकोनॉमिक्स तो सुना है, इकोनॉमिक्स तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मोदी प्लस इकोनॉमिक्स, मोदी प्लस इकोनॉमिक्स मिलके क्या बन गया, मोदीनॉमिक्स। कई कई सारे ऐसे, मान लीजिए कि कांग्रेस के लीडर हैं या कोई, वो क्या कहते हैं कि भाई आजकल देश तो मोदी जी मोदीनॉमिक्स से चल रहा है, यानी देश में वो हो रहा है जो मोदी चाहते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैसी हो रही है जो मोदी चाहते हैं। ये तो इकोनॉमिक्स है नहीं, ये तो मोदीनॉमिक्स है। क्या किया, एक नया वर्ड बना दिया, इसको कहते हैं गाइस स्टिपुलेटिव। जैसे मान लीजिएगा ये लाठी चार्ज, लाठी चार्ज भी तो ऐसा ही है ना। लाठी क्या है, हिंदी वर्ड है, और चार्ज क्या है, इंग्लिश। आप कहते हो ना पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया छात्रों पे, पुलिस ने क्या किया, लाठी चार्ज। तो लाठी तो गाइस हिंदी है ना, और चार्ज क्या है, इंग्लिश। तो लाठी और चार्ज को जोड़े तो क्या बन गया, लाठी चार्ज। तो आए दिन आप अखबार में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे, रेडियो एफएम पे सुनते हो कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर, लाठी चार्ज। या चाय वाला, भाई चाय वाला इतना कहाँ फेमस था। चाय, वैसे चाय वाले तो मतलब चाय बेचने वाला बहुत पहले से चाय बिक रहा है भारत में, लेकिन चाय वाला जो नया शब्द हमने बनाया, चाय वाला, है ना, चाय वाला, ये भी तो कुछ नया वर्ड है ना, पिछले 10 साल में ओरिजिनेट हुआ है चाय वाला। ठीक है जी। इसको कहते हैं स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव मतलब गाइस आर्बिट्ररी, माने मनमाने, मतलब हम जरूरत के हिसाब से वर्ड्स बनाते चले जाते हैं। मान लीजिए कि समय के हिसाब से कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा, कोई मान लीजिए नया तकनीक आया मार्केट में, अब उसको हमने यूज किया, हमने उसको क्या किया, एक नाम दे दिया, धीरे धीरे वो नाम क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। तो अब सेल्फी, जैसे मैंने बोला, सेल्फी क्या है, पहले किसी ने यूज किया होगा, फिर करते करते वो इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे ग्लोब, पूरे विश्व में लोग अब सेल्फी बोलिएगा समझ जाएंगे। अमेरिका में जाके बोलिएगा तब भी सेल्फी समझ जाएंगे, लंदन में भी समझ जाएंगे, और बांग्लादेश में भी समझ जाएंगे, भारत में भी समझ जाएंगे सेल्फी का मतलब क्या होता है। तो इसको कहते हैं एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट। ऐसे शब्द जो पहले नहीं थे, बट समय के हिसाब से हमने बना दिया, क्योंकि भैया कुछ तो नामकरण करोगे, बिना नाम के तो कोई नहीं रहता इस दुनिया में, तो कुछ तो नामकरण करोगे समय के साथ, जरूरत के हिसाब से। तो स्टिपुलेटिव, जहां पे हम परिभाषा को मनमाने तरीके से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होती है, उसकी स्वीकार्यता भी हो जाती है, ये भी बात है। समय के साथ क्या होती है गाइस, उसकी एक स्वीकार्यता हो जाती है। ठीक है, इसके बाद गाइस एक टर्म है हमारा इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है गाइस, इंटेंशनल का मतलब होता है गाइस कॉनोटेटिव डेफिनेशन। ठीक है, कॉनोटेटिव डेफिनेशन, कॉनोटेटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए गाइस ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं ना जिसके कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी होते हैं। इंटेंशनल माने आंतरिक, इंटरनल, इंटेंशनल मतलब इंटरनल।
जैसे गाइस ऐसे कई सारे वर्ड है ना जिसके ना कुछ आंतरिक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ऐसे कई सारे शब्द हैं, शब्द एक है लेकिन उसका सेंस अनेक है, उसका अर्थ अनेक हो सकता है। जैसे मान लीजिए वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। पानी हम सब लोगों की प्यास बुझाती है। बट गाइस वाटर को ना अलग अलग सेंस में आप अलग अलग समझते हो। जैसे मान लीजिए गाइस कि कोई केमिस्ट्री का विद्यार्थी है, केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है, केमिस्ट्री साइंस का, केमिस्ट्री का, उसके लिए उसको बोलिएगा वाटर से आप क्या समझते हो, तो वो वाटर से क्या समझेगा, बोलेगा सर वाटर का मतलब होता है कि जो जीरो जीरो डिग्री पे फ्रीज फ्रीज हो जाए, बर्फ बन जाए, 100 डिग्री पे बॉईल हो जाए, है ना। तो वाटर, वाटर का मतलब उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वाटर उसका प्रयोग का काम आता है ना वाटर। कोई मान लो साहित्य का विद्यार्थी है, साहित्य के विद्यार्थी के लिए वाटर क्या है? वाटर साहित्य के विद्यार्थी के लिए एक रोमांस का विषय है। आप देखते हो किसी भी मूवी में जब भी रोमांटिक सीन होता है तो अचानक से बारिश होने लग जाती है, अचानक से बारिश होने लग जाती है। कई सारे गाने भी हैं बारिश के ऊपर। तो साहित्य में वाटर हमेशा रोमांस का सिंबल है। जहां भी रोमांस होगा वहां वाटर होगा, यानी कि रेनफॉल होने लग जाएगा। जैसे ही हीरो हीरोइन मिले, दो लवर्स आपस में मिले, अचानक से बारिश होने लग गई, दोनों डांस करने लग गए। तो इसका मतलब है गाइस इंटेंशनल। ठीक है जी। यानी कि शब्द तो एक है लेकिन इसको समझने का अर्थ अलग अलग है। अब मान लीजिए कि कोई इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी है, आप में से मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स का है, और मैं आपसे पूछूं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि आपके लिए वाटर का क्या परिभाषा है, तो आप हमेशा वाटर को इकोनॉमिक्स से जोड़िएगा। आप ये बोलिएगा कि सर आजकल वाटर की स्कैर्सिटी बहुत हो रही है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर से कई सारी चीजें हम बनाते हैं। जैसे हमारा जो कार बनता है, बाइक बनता है, ट्रक, जितने भी गाड़ियां बनती है, सब वाटर का बड़ा यूज है। अच्छा, बिजली बनाने में भी वाटर का यूज है। तो इतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है और समय के साथ जल का अभाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमारा क्या होगा, हमें बहुत नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि शब्द तो एक है वाटर, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अनेक हैं। मैं लिटरेचर का हूं, मेरे लिए वाटर एक रोमांस का विषय हो सकता है। कोई फिजिक्स का बच्चा है, कोई केमिस्ट्री का है, उसके लिए वाटर की परिभाषा साइंस से रिलेटेड है। वो जल में भी साइंस लगाएगा कि भाई वाटर फ्रीजिंग, कब फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है, कब ये बॉइल माने भाप बन जाता है, या कब ये और फॉर्म में आ जाता है। ठीक है जी। इसको कहते हैं गाइस इंटेंशनल डेफिनेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉनोटेटिव डेफिनेशन भी है। इंटेंशनल डेफिनेशन का ही दूसरा नाम क्या है, कॉनोटेटिव डेफिनेशन, इसी का दूसरा नाम है। दोनों एक ही बात है। इंटेंशनल बोलो चाहे कॉनोटेटिव बोलो, चाहे डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन बोलो, तीनों एक ही बात है। ठीक है। इसी का गाइस जस्ट उल्टा एक आता है एक्सटेंशनल डेफिनेशन। एक्सटेंशनल का मतलब जानते हैं क्या होता है? इंटेंशनल का जस्ट उल्टा है। एक्सटेंशनल मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हो, इंटेंशनल को कभी गिन नहीं सकते। जैसे मैंने अभी कहा कि वाटर को रोमांस के साथ मैंने जोड़ा, तो भाई रोमांस कभी काउंटिंग थोड़ी ना हो सकता है। या मैंने कहा कि भाई वाटर को आप बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी विज्ञान की दृष्टि में, तो वो चीजें हम, वो एक प्रैक्टिकलिटी है, वो गिन नहीं सकते हम। बट एक्सटेंशनल में क्या होता है भाई, जो चीजें आपको दिखे या जिसको आप काउंटिंग कर सको, जो गणना योग्य हो। जैसे मान लीजिए कि इस क्लास के 50 बच्चे, ये क्या है, काउंटेबल है। अगर मैं कहूं कि आप बताओ इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप देख के बता दीजिएगा कि सर इस क्लास में जो है ना 70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, 90, तो वो काउंटेबल है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इसलिए वो क्या है, एक्सटेंशनल। एक्सटेंशनल मतलब बाहरी, जो बाहर से दिखे, जो काउंटेबल है। या मैं कहता हूं कि भाई भारतीय टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, अगर मैं कहूं कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं, तो आप बोल दीजिएगा सर 11, क्योंकि वो काउंटेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लेयर खेलते हैं। मैं कहूंगा कि हमारे प्लेनेट, मतलब इस प्लेनेट पे सोलर सिस्टम पे कितने प्लेनेट हैं, टोटल ग्रह कितने हैं, आप बोल दो सर 8, क्योंकि वो गिनती के हैं, है ना। जुपिटर है, नेपच्यून है, मार्स है, सैटर्न है, वीनस है, तो आप गिनती करके बोल दिए सर 8 है। तो जो काउंटेबल हो, यानी मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह जिसका जिसका काउंटिंग संभव है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशनल। या मान लीजिए मैं कहता हूं इस क्लास में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो महाराष्ट्र से हैं, तो आप काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 बच्चे महाराष्ट्र से हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशनल। समझ रहे हैं? तो ये एक्सटेंशनल डेफिनेशन है गाइस। इसको हम डेनोटेटिव डेफिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेनोटेटिव डेफिनेशन भी कहते हैं। और इसको समझने का सही तरीका क्या है कि विच कैन बी काउंटेड, विच इज काउंटेबल।
जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल की काउंटिंग नहीं कर पाइएगा। इंटेंशनल क्या है? अंदरूनी प्रॉपर्टी है, अंदर शरीर के अंदर की चीज को कभी आप देख पाएंगे? नहीं देख पाते हैं। या कोई मान लो ऐसी फेनोमिनन है, जैसे रोमांस मैंने कहा, या मैंने मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मैंने वाटर को जोड़ा, या बॉइलिंग पॉइंट, वो काउंटेबल नहीं है ना। वो हम महसूस कर सकते हैं, वो काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो इंटेंशनल है। मतलब कुछ अंदरूनी बात, कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड इंटरनल। लेकिन एक्सटेंशनल में क्या है, जस्ट उल्टा, मतलब जिसको आप गिन पाइएगा, जो काउंटेबल हो, है ना। प्लैनेट्स ऑफ, जैसे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, देखिए, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ये काउंटेबल है क्या? 8 है, जुपिटर, नेपच्यून, मार्स, सैटर्न, वीनस, है ना, तो काउंटेबल है। एक और एग्जांपल जैसे मान लीजिएगा, इसको समझने का और एक आसान एग्जांपल है इंटेंशनल और एक्सटेंशनल डेफिनेशन को समझने का। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं बैचलर। गाइस, बैचलर एक शब्द है, लेकिन बैचलर के अर्थ अनेक हैं। बैचलर का क्या क्या अर्थ है, आप बताइए तो। आप लोग बताइए, बैचलर, अगर मैं कहता हूं कि मैं बैचलर हूं, मैं बैचलर हूं, तो आप इसका क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं? Sir, in education, unmarried. एक तो अनमैरिड, अनमैरिड गर्ल को स्पिंस्टर कहते हैं, अगर मैं गलत ना हूं, राखी मैम बताएंगे इंग्लिश की। Yes, yes, sir. अनमैरिड जो गर्ल होती हैं वो बैचलर नहीं होती कभी, वो स्पिंस्टर होती हैं, SPINSTER। और जो बॉय होते हैं वो बैचलर होते हैं। BA करने वाले को भी ठीक बोल रही है रेखा मैम। तो गाइस, बैचलर, बैचलर जो है, इससे 2-3 चीजें समझी जा सकती हैं। एक तो ये कि भैया कोई ग्रेजुएशन कर लिया तो आप कह सकते हो यार मैं तो ग्रेजुएट हूं, माने मैं बैचलर हूं। एक आप बैचलर कह सकते हो जी मैं बैचलर हूं, मतलब अनमैरिड, अविवाहित हूं। एक बैचलर जो होता है ना, वो लीकर का भी ब्रांड है बैचलर, और कई सारे परफ्यूम के भी प्रोडक्ट हैं बैचलर, मतलब बैचलर एक ब्रांड भी है। कई सारे इंडस्ट्री, कई सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका बैचलर ब्रांड ऐसा आता है। अब बैचलर एक वर्ड है, लेकिन उसका हम लोग जो जिस तरह का है वो उस तरह समझेगा। मान लो कि आपने कहा कि सर आप बैचलर हैं, तो मेरे समझ में हो सकता है मैं उसको ग्रेजुएशन से जोड़ूं, भाई ये पूछ रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। कोई बैचलर को अनमैरिड से जोड़ सकता है, कोई बैचलर को मान लो लीकर का भी ब्रांड है तो उससे जोड़ सकता है, कोई परफ्यूम। तो बैचलर एक शब्द है, लेकिन उसके उसके सेंस अलग अलग हो सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस शब्द से आप क्या मतलब निकालते हो अपने लिए। इसको कहते हैं इंटेंशनल, क्योंकि बैचलर जो शब्द है इसके इंटरनल कई मीनिंग हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। जबकि एक्सटेंशनल डेफिनेशन क्या है गाइस, जो मैंने कहा गिनती के, जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि इस क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनमैरिड हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टिल अनमैरिड, या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मैरिड। ये क्या है गाइस, काउंटेबल है। मान लो इस क्लास में 70 बच्चे हैं तो हम काउंटिंग कर सकते हैं भाई इतने, इसको कहते हैं एक्सटेंशनल। या मैं कहता हूं इस क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं जो कलकत्ता से हैं, तो आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 सर 10 हैं, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशनल। एक्सटेंशनल को गिन सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, इंटेंशनल को काउंटिंग नहीं कर सकते। वो एक फील है, वो एक सेंस है, वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे समझ रहे हो उस वर्ड को, क्योंकि उस वर्ड का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, मल्टीपल सेंस में। आप किस सेंस में समझ रहे हो वो आप पे निर्भर करता है। जैसे बैचलर एक एग्जांपल मैंने कहा, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंशनल और एक्सटेंशनल। अगला जो डेफिनेशन इसमें आता है गाइस, प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। प्रिसाइजिंग, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? प्रिसाइज मतलब, प्रिसाइज का क्या मतलब होता है? बहुत to the point एकदम। प्रिसाइज मतलब गाइस टू द पॉइंट, एकदम एक्यूरेट। जैसे मैं कहता हूं ना भैया इसका एकदम टू द पॉइंट मीनिंग बताओ, एकदम एक्यूरेट बताओ, अप्रोप्रिएट बताओ, एकदम सही। सटीक सटीक। हाँ सटीक, हिंदी में सटीक, सटीक सटीक अर्थ बताइए इसका। दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का मतलब क्या है गाइस, कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिसके मीनिंग बड़े सटीक होते हैं। हम लोग भले ही उसको अलग अलग जगह पे प्रयोग कर दें, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो मतलब यूनिवर्सल होता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ, अच्छा ये ज्यादातर लीगल वर्ड्स हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ मर्डर। मर्डर, मर्डर एक मूवी भी है, इमरान हाशमी ने बनाया था मर्डर, और मर्डर का मतलब हत्या करना भी होता है। लेकिन गाइस, हत्या करने का एक परिभाषा है संविधान में। आप मच्छर मार के नहीं बोल सकते जी आज मैंने मच्छर का मर्डर कर दिया। आप मक्खी मार के नहीं कह सकते जी आज मैंने मक्खी का मर्डर कर दिया। चींटी मार के नहीं कर सकते। मर्डर का मतलब क्या है, किसी इंसान, या जो संवैधानिक रूप से आप जिसको हत्या करने पर सजा का प्रावधान है,
उसको कहते हैं मर्डर। अब से चोरी है, चोरी हिंसा, हाँ चोरी का चोरी का भी एक लीगल डेफिनेशन है। चोरी माने जिसके लिए सजा हो, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिले, जेल हो जाए। अब मान लो आप अपने घर से डेयरी मिल्क चुरा लिए, अपने घर से कुछ खाने का चुरा लिए, कुछ कपड़ा गायब कर दिए, कुछ ऐसा मजाक में ऐसे, तो गाइस वो चोरी नहीं है ना, उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है लीगल वे में, वो चोरी नहीं है। लेकिन कहने को तो हम कहते हैं ना कि यार आज पता है मैंने चोरी कर लिया, आज मैंने पता है 4 मच्छर को मार दिया, मर्डर कर दिया। तो ये है गाइस प्रिसाइजिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ संवैधानिक रूप से मतलब डिफाइंड है, उसका आप मतलब कोई और मीनिंग नहीं निकाल सकते। मर्डर का मीनिंग वही होगा जो संविधान में लिखा हुआ है, चोरी का मतलब वही होगा जो संविधान में, जो लीगल है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट्स, सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी, मतलब ये जितने वर्ड्स हैं जो आप संविधान में देखते हो, वो जो संविधान में लिखा हुआ है वही उसका अर्थ होगा। उसके अलावे आप कोई अर्थ निकालिएगा तो वो आपका हेडेक है, वो उसका सही अर्थ नहीं होगा। दिस कॉल्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज माने सटीक, सटीक मतलब टू द पॉइंट, जो उसका मीनिंग है, जो आपको खास करके लीगल जितने वर्ड्स हैं वो आते हैं प्रिसाइज में, ठीक है, ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ये सारे वर्ड्स क्या है गाइस, संवैधानिक वर्ड्स हैं जो संविधान में डिफाइंड है, उसी को आपको मानना है, ठीक है। आप खुद से कोई इसका मीनिंग नहीं बना सकते कि खुद से आपने कोई मीनिंग बना दिया, वो नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिसाइजिंग, टू द पॉइंट, एक्यूरेट। नेक्स्ट है गाइस परसुएसिव। परसुएसिव डेफिनेशन, परसुएसिव का मतलब पता है क्या होता है? कोई बता सकते हैं परसुएसिव मतलब? परसुएड का क्या मतलब होता है? कन्विंस करना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक तरह से क्या हो रहा है, कन्विंस ही तो है ना। कन्विंस मतलब क्या होता है, मतलब कि आपको ऐसा कुछ बोलना कि आप मेरे से मतलब मेरे क्लच में आ जाएं, आप मेरे से मोटिवेट हो जाएं, आप मुझे सुनना चाहें, या आप मेरी बात को मान लें। दैट इज कॉल्ड कन्विंस। किसी को प्रेरित करना, किसी को प्रेरक करना, प्रेरित करना, इतना प्रेरित कर दो कि वो आपकी बात मान ले। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, परसुएट करना। जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो यही करता है ना कि भाई वो अपने ऑडियंस को क्या कोशिश करता है कि वो प्रेरित कर दे ताकि आप उसको मानने लग जाएं, ठीक है जी। अच्छा, परसुएड हम कब होते हैं पता है? जब हमारे मतलब की बात होती है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे आके इस क्लास में मान लीजिए कि मैं बदमाशी करूं, गुंडागर्दी की बात करूं, आप में से कितने लोग इंटरेस्ट लेंगे? क्योंकि वो आपके मतलब की बात नहीं है। या मान लो इस क्लास में मैं कुछ ऐसा विषय छेड़ दूं जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार क्या चल रहा है, आप कभी भी मेरे से कन्विंस नहीं होंगे। बट अगर मैं आपके मतलब की बात करूं, जो आपके फायदे की बात है, जो आपको आगे मतलब ग्रो करा सकता है, तो आप शायद मुझे बड़े ध्यान से सुनोगे, है ना। तो ये होता है गाइस कन्विंसिंग। तो कन्विंसिंग में क्या होता है ना कि हमें ये हमेशा समझना पड़ेगा कि हमारा ऑडियंस क्या चाहता है, आप क्या सुनना चाहते हो। आप जो सुनना चाहिएगा मैं वही सुनाऊंगा, क्योंकि आप वो, अगर मैं वो सुनाऊंगा तो आप मुझे पसंद करेंगे, और आप जो सुनना चाहते हो मैं उसके विपरीत कुछ आपको सुनाऊंगा ना, तो आप मुझे नहीं सुनना चाहोगे, आपको लगेगा यार मजा नहीं आ रहा है। तो कन्विंस कोई तभी होता है, जैसे आप देखते हो कभी शॉपिंग करने जाओ कपड़े के दुकान में, कपड़े के दुकान में जाते हैं, देखते हैं वहां पे ये सब कन्विंसिंग कैसे जैसे आप किसी कपड़े की दुकान में गए, तो जाते के साथ जो समझदार दुकानदार होगा ना, वो जाते के साथ आपका तारीफ शुरू कर देगा कि मैडम ये साड़ी तो मतलब आप गजब लग रहा है आपके ऊपर, अगर आप एक बार इसको पहन लेते ना तो ऐसा हो जाता कि मतलब क्या बोले। एक बार ट्रायल रूम में जाके एक बार ट्राई कर ही लीजिए आप। उतने से भी आप नहीं मानिएगा, फिर हो सकता है वो आपको बोले कि ये वाली जो आपने जो सूट पहना है मैम कहाँ से लिया था ये। ऐसे ही वो रैंडम आपको मतलब वो चला रहा है आप पे तीर, ये मैम सूट पहने पर कहाँ से लिया मैम, दिल्ली से लिया है क्या, या बाहर से कहीं मंगाया, यहाँ का तो नहीं लग रहा है, बड़ा हाई क्लास स्टैंडर्ड लग रहा है। अब आपको क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपने क्लच में ले लिया। अब आपको लगा यार ये तो घुसते के साथ मेरी तारीफ कर रहा है, ये मेरा अपना आदमी है, ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। तो आपके दिल में एक आएगा यार कुछ तो मैं खरीद ही लूँ, इसने मेरी इतनी तारीफ कर दी, इतना कुछ तो मैं ले लूँ, भले ही कुछ भी लूँ, 1000 1500 2000 का ही, लेकिन ले ही लूँ। ये होता है कन्विंस करना। जो समझदार दुकानदार होगा वो ऐसे आपको डील करेगा, और जो बेवकूफ होगा, गधा होगा, वो क्या करेगा, जैसे आजकल होता है, आप जाइएगा दुकान, वो फोन चला रहा है, हाँ क्या चाहिए भैया, थोड़ा कपड़ा दिखाना, अब वो फोन पे पबजी खेल रहा है, आपको एक कपड़ा दिखा दिया, पसंद मतलब लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बिजी है। लेकिन जो समझदार होगा वो क्या करेगा, आपको कन्विंस। तो कन्विंस करने का मेरा, मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब ये परसुएसिव, कि मान लो कि कोई शब्द है, जैसे मान लो मैं एक शब्द बोलता हूं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र,
गाइस मान लीजिए कि इस क्लास में हम सभी लोग भारत के लोग हैं। अच्छा, भारत में डेमोक्रेसी को अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री, विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत है। तो हम सभी लोग डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि भैया डेमोक्रेसी में क्या है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी हम लोगों के पास अधिकार बहुत है। हम लोग बड़े फ्री रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमें लगता है यार ठीक है। बट गाइस चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर चाइना में आप जाके बोलिएगा ना कि डेमोक्रेसी अच्छा है, तो वो हो सकता है आपकी बात ना माने, आपको सोचे कि ये बड़ा बेवकूफ इंसान है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया आप जाइएगा, नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। वहां जाके आप डेमोक्रेसी उसको बोलिएगा तो नहीं आएगा उसको समझ, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। आप समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन चाइना के लिए अच्छा नहीं है। चाइना डेमोक्रेसी कहाँ मानता है? चाइना तो डेमोक्रेसी नहीं मानता, उसके यहाँ तो अलग व्यवस्था है। नॉर्थ कोरिया में अलग व्यवस्था है, रशिया में अलग व्यवस्था है। भारत के लोग डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, जरूरी है कि पूरा विश्व माने? तो ऐसे में गाइज मान लीजिए कि ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं ना, जहां पे गाइज हमें उसको उस तरह से परिभाषित करना पड़ता है। जैसे डेमोक्रेसी, मान लो कि मैं देख रहा हूं भाई आप लोग डेमोक्रेसी के पक्ष वाले लोग हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार डेमोक्रेसी ना बहुत अच्छा है, इसमें देखो कितने अधिकार हैं हमारे पास, कितने राइट्स हैं। हमारे पास बोलने का अधिकार है, हमारे पास अपने धर्म को मानने का अधिकार है, हमारे पास पढ़ने का अधिकार है, कपड़ा कुछ भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते, तो मैं आपको कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा यार पता है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द फूल्स। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे मूर्ख लोग तो शासक बन के बैठे हुए हैं, पढ़ा लिखा लोग, पीएचडी किया हुआ और एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ लोग तो यहाँ जॉब ढूंढ रहा है, और जो फेल है वो देखो चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, मंत्री बन के बैठा है, विधायक बन के बैठा है। मतलब पावरफुल पोस्ट पे कौन बैठा है? जो 10th भी नहीं पास है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं, अंगूठा छाप है, जो 12th पास है। अब मान लीजिए मुझको आपको भड़काना है, आपको मुझे क्या करना है, इंसाइट करना है, भड़काना है, तो मैं ऐसी बातें करूंगा कि डेमोक्रेसी अच्छा थोड़ी ना है। क्या अच्छा है डेमोक्रेसी में? बेकार चीज है। आप देखो कितने पढ़े लिखे लोग राजनीति में, कितने पढ़े लिखे लोग पावरफुल पोस्ट पे हैं। क्या भारत का प्राइम मिनिस्टर क्या बहुत क्वालिफाइड है, एडुकेशनल, मतलब एडुकेशनली क्वालिफाइड है क्या? ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो क्या प्रोफेसर हैं, या वो क्या कुछ बहुत बड़े मतलब इंटेलेक्चुअल हैं क्या? तो आप भी सोचोगे यार सर तो ठीक बात कर रहे हैं। हमारे देश में तो ऐसी ही स्थिति है। हमारे देश में तो जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको मेडिकल साइंस का एम नहीं आता, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको एजुकेशन का ई नहीं आता, वो तो बस ऐसे ही करते करते बन गया। जो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी यानी कि मान लीजिए तकनीक का मंत्रालय देखता है, वो उसको तकनीक से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अभी भी बटन वाला फोन चलाता है, उसको टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया। पर्यावरण मंत्री ऐसे आदमी को बना दिया जिसका पर्यावरण से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, वो खुद बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो खुद पेड़ काटता है, क्योंकि पेड़ काटेगा तभी इंडस्ट्री लगाएगा। तो ऐसा ही होता है। वैसे अमूमन देखा जाए तो डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है हमारे देश में। तो देखिए डेमोक्रेसी के दोनों साइड मैंने आपको बता दिए। जब मुझे आपको कन्विंस करना था तो मैंने आपको ये भी बोल दिया कि भैया डेमोक्रेसी जैसा तो कुछ है नहीं है, देखो इतने अधिकार है। और जब मुझे आपको भड़काना था तो मैंने ये भी आपको कह दिया कि डेमोक्रेसी तो मूर्खों के द्वारा चलाई जाती है, पढ़े लिखे लोग पे मूर्ख शासन करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही यही डेमोक्रेसी है। जो ताकतवर होगा वही राजा बनता है, जो कमजोर है वो नहीं राजा बनेगा। इसको कहते हैं परसुएसिव। कि कैसे, देखिए मैंने आपका तुरंत माइंड चेंज कर दिया, मैंने देख लिया कि ये डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले, मैंने तुरंत चेंज कर दिया। मान लिया लव, लव का मतलब क्या होता है? प्यार। लव जब आप किसी टीनेजर के साथ बैठिएगा ना, या किसी 21 या 21-22 साल तक के बच्चों के साथ, तो वो आपके साथ अमूमन ऐसी बातें करना चाहेगा। मान लीजिए कि आप क्लास 6 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक के बच्चे, क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक की, यानी कि 10 साल से लेकर 21-22 साल तक के बच्चों के साथ अगर आप बैठेंगे और अगर आप लव के बारे में, आप अफेयर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में ऐसी बातें करोगे ना, तो वो आपसे दोस्ती करना चाहेगा। उसको लगेगा यार ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे जैसा है, इसके साथ बैठो, इसके साथ दोस्ती करो, इसके साथ घूमो। और जैसे ही आप इसके अगेंस्ट बोलिएगा ना, क्या ये फालतू का काम है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई करो, तुरंत वो आपसे कटेगा। उसको लगेगा यार ये एलियन आदमी है, मेरे साथ नहीं रह पाएगा, ये पागल आदमी है, ये इसको भगाओ यहाँ से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब देखिए मान लीजिए कि मैं किसी कॉलेज के विद्यार्थी के साथ बैठा, वो 18-19 साल का टीनेजर है या 20-21 साल। अब क्या है कि मुझे उसको अपने क्लच में करना है, तो मैं कभी भी उसको ये नहीं बोलूंगा। मैं उसको क्या बोलूंगा कि
लव इज लाइफ, है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, डू एनीथिंग फॉर लव, ऐसा मैं बोलूंगा। अब मान लीजिए कि मैं किसी 40s के बंदे के साथ, कोई ऐसे जो बहुत मैच्योर है 35 में 40 में, जिसने ये सब देख लिया अपनी जिंदगी में, अब उसके लिए ये सब बकवास है, बहुत मायने नहीं रखता, ठीक है। अब उसके साथ बैठ के मैं ऐसी बातें करूंगा तो क्या करेगा, मुझे भगा देगा, उसको लगेगा यार ये बड़ा इमैच्योर है, ये तो बच्चा है, ये तो इसके पास दिमाग नहीं है, देखो कैसी बेवकूफ की से बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं, किसी टीनेजर के साथ बैठ रहा हूँ तो उसके साथ वैसी बात कर रहा हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लव इज लाइफ। किसी बहुत मैच्योर, किसी 50-40 वाले इंसान के साथ, वो मैच्योर, उसके साथ मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अपना सक्सेस करो, करियर बनाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग में अंतर आता है कि नहीं आता है? तो इसको कहते हैं गाइस परसुएसिव, कि कैसे आप किसी वर्ड को ऑडियंस के हिसाब से उसका परिभाषा बदल देते हो, ठीक है। तो परसुएसिव, कन्विंसिंग, प्रेरित करना, कैसे आप प्रेरित करोगे, सामने वाले को मोटिवेट करोगे, ये आपके ऊपर है। किसी पर्टिकुलर वर्ड का फेवर में भी बोल सकते हैं और अनफेवर में भी, ये डिपेंड करता है कि भाई कैसा ऑडियंस है, क्या सुनना चाहता है, जो सुनना चाहता है वही सुनाइए उसको, ताकि वो आपसे कन्विंस हो, परसुएसिव, प्रेरित हो आपसे। ऐसे ही एक होता है गाइस ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल का मतलब क्या है गाइस, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, एक ऐसा परिभाषा जो मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो ये इसमें क्या होता है गाइस, बेसिकली ये साइंस, ऑपरेशनल मतलब नंबर, गणित, आंकड़ा। तो जहां पे गाइस हम लोग आंकड़ा आधारित कोई काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए गाइस कि हमारे में से मैं पूछता हूं आपका एज क्या है, तो एज हमेशा एक नंबर होता है, किसी का 25 है, कोई 20 है, कोई 30 है, कोई 35 है, कोई 50 है, 70 है, 60 है। ऐसे ही मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम देते हैं, हम लोग कोई सा भी परीक्षा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, नॉलेज का जांच होता है। वो भी क्या होता है, न्यूमेरिक में। मान लीजिए कि 100 नंबर का परीक्षा दिया आपने, अब 100 में किसी का 95 आया, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि भैया आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में। किसी का 100 में आ रहा है 25, हम समझ जाएंगे बहुत बुरी स्थिति में है। इसको कहते हैं ऑपरेशनल, की यानी आप किसी चीज का जांच कैसे कर रहे हो, न्यूमेरिक वे में, आंकड़ा आधारित उसका जांच कर रहे हो, भैया ये कैसा है। जैसे एज एक नंबर है, वेट, किसी का वजन, वो भी क्या एक संख्या पे आता है, किसी का 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 100 ग्राम। किसी का एग्जाम लेकर के उसके बुद्धिमत्ता को चेक कर रहे हो कि भैया कितना नंबर आया, 100 में 50 आया, 100 में 70 आया। ऑपरेशनल, आंकड़ा आधारित परीक्षा, आंकड़ा आधारित जांच, ठीक है। ऐसे ही फंक्शनल भी यही है गाइस। फंक्शनल का भी मतलब है किसी के बॉडी, जैसे फंक्शन होता है ना सभी का, जैसे हमारे बॉडी का एक फंक्शन है, हमारे हाथ का एक फंक्शन है। जो काम हाथ कर सकता है वो आंख नहीं कर सकता, जो काम नाक कर सकता है वो कान नहीं कर सकता, सभी का फंक्शन अलग है। जो काम नाक करेगा वो आंख करेगा क्या, नाक से देख पाइएगा आप, या कान से खा पाएंगे आप, या हाथ से देख पाएंगे आप, नहीं, सबका फंक्शन अलग है। सबका क्या है, फंक्शन अलग है। तो फंक्शनल डेफिनेशन, हमें क्या है, एक एक वर्ड का फंक्शन समझ, भैया इसका क्या काम है, इसका काम क्या है। तो इसको कहते हैं फंक्शनल, कि आप प्रत्येक वर्ड का एक फंक्शन माने उसका कार्य क्या है, क्या कार्य है इसका, उसको समझिए, उसको करिए, फंक्शनल। एनालॉगस का मतलब क्या होता है गाइस, सह संबंध स्थापित करना, कोरिलेशन, एनालॉगी। जैसे गाइस ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं ना जो एक जैसे हैं, वैसे तो अलग अलग वर्ड है लेकिन उसका अर्थ एक जैसा है, जैसे ब्रेन और कंप्यूटर। गाइस ब्रेन अलग चीज है, ब्रेन और कंप्यूटर कभी एक नहीं हो सकता। कंप्यूटर क्या है, टेक्नोलॉजी है, ब्रेन क्या है, ह्यूमन का है। ब्रेन में एक फीलिंग होता है, कंप्यूटर कभी फील नहीं कर सकता, बट हाँ दोनों का काम एक जैसा है। ब्रेन भी आंसर करता है, कंप्यूटर भी आंसर करता है। ब्रेन में भी कोई चीज पूछते हो तो ब्रेन भी बताता है, कंप्यूटर भी बताता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जो कंप्यूटर है वो कैसा है, ह्यूमन ब्रेन की तरह है। तो ब्रेन और कंप्यूटर क्या है गाइस, कोरिलेटेड है, क्योंकि दोनों का फंक्शन, दोनों का काम एक ही है। क्या क्या काम है, सोचना, आंसर करना, नई नई चीजों को याद करना है, दिमाग में चीजों को स्टोर करना, कंप्यूटर में भी स्टोर। तो एनालॉगस, जहां पे गाइस हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कलम या तलवार। गाइस कलम और तलवार कभी एक नहीं हो सकता, कलम अलग है, तलवार अलग है। लेकिन फिर भी हम कलम और तलवार की तुलना हमेशा करते हैं। हम कहते हैं ना कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। अब कलम और तलवार का कोई रिलेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में? आप कहते हैं कि भाई कलम हमेशा ताकतवर होता है। मान लीजिए अभी आपको 50 आदमी घेर ले मारने के लिए, अभी आप पढ़ाई करके, मान लीजिए मेरा क्लास अभी हो जाएगा ओवर, आपका मन किया कि हम जाकर के लिट्टी चोखा खाएं, आपका दिमाग खराब हो गया रात को 11 बजे कि हमको लग रहा है लिट्टी, गए खाने के लिए, वहां आपको 10 आदमी घेर लिया। क्या जब आपसे मतलब मान लीजिए पुरानी कोई वैमनस्यता है, कोई दुश्मनी है,
अब वो सोच लिया कि इसको आज मारना है, पकड़ के घर नहीं जाने देना है, हाथ पैर तोड़ देना है यहीं पे। और वहां पे आप मेरे जैसा कलम निकालिएगा तो क्या होगा आपका? आप जो है अपने जेब से तुरंत एक पेन निकालिएगा तो डरेगा वो 10 आदमी, बल्कि और क्या करेगा, मजाक भी बनाएगा और मारेगा भी आपको। लेकिन वहीं पे आप अगर तुरंत एक तलवार निकाल दीजिएगा तो 10 का 10 क्या होगा, 9 2 11 हो जाएगा। अगर कोई 10 आदमी आपको घेर ले मारने के लिए और वहीं अगर आपने तलवार निकाल लिया तो क्या होगा, 10 का 10 आप देखिएगा विदिन अ सेकंड 9 2 11 समझ जाएगा कि भैया मेरा ही जान चला जाएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में पेन और स्वॉर्ड का ऐसा वैसा लेकिन फिर भी एक लिटरेचर वाले मतलब साहित्यिक जीवन में दोनों की तुलना है। क्योंकि हम कहते हैं ना, पेन का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्वॉर्ड का मतलब क्या है, जो गुंडा बदमाश है। इस हम क्यों कहते हैं कि कलम तलवार से था, क्योंकि गाइस तलवार जो है ना एक बार में मार देता है। मान लीजिए कि आप तलवार लाए और मेरा गला काट दिए, मैं एक बार में विदिन अ सेकंड मर गया। लेकिन पेन जो होता है ना, ये आपको घोट घोट के मारता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए कि सलमान खान है। सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बट उनपे हिट एंड रन का एक केस दर्ज हो गया। हिट एंड रन का एक केस दर्ज हो गया आज से 10-15 साल पहले। अभी भी वो बंदा कभी जेल जाता है, कभी बाहर आता है, कभी कोर्ट जाता है, कभी कहीं करता है। ऊपर से एक जो लॉरेंस बिश्नोई है वो उसको धमकी अलग दे रहा है मारने का। वो बेचारा उसके डर से कम घर से बाहर निकलता है, क्योंकि उसने हिरन, काला हिरन पे चढ़ा दिया था ना गाड़ी, काले हिरन पे गाड़ी चढ़ा दिया था ना, तो इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई का है इसके पीछे का इधर, तो उसको धमकी देता है भाई। आप समझ रहे हैं? तो गाइज ये मेरा कहने का मतलब है, मैं क्या कह रहा था मैं भूल गया, मैं क्या समझा रहा था, मैं इतना ज्यादा चला गया ना डीप कि मैं भूल गया कि मैं क्या बोल रहा था। मैं किस बारे में आपको समझा रहा था वैसे? कलम और तलवार इसका। अच्छा, कलम और तलवार समझा रहा था, सलमान खान। तो हाँ, मैं आपको ये समझा रहा था गाइस कि सलमान खान, मान लीजिए कि अब उस पर क्या हुआ कि किसी अधिकारी ने कलम चला दिया, एक ऐसा केस बना दिया कि 15 साल से वो कोर्ट और घर कर रहा है। संजय दत्त बहुत बड़ा आदमी है, संजय दत्त पे आपको पता है गाइस आर्म्स एक्ट लगा था। अभी हालांकि वो बरी है, बाहर है, लेकिन अभी भी केस चल रहा है। तो ऐसे गाइस क्या है ना, कलम के चक्कर में पड़िएगा ना जीवन भर फंस जाइएगा। अगर कोई अधिकारी, कोई बड़े ऑफिसर आप पे कलम चला दिए, कोर्ट का जज आप पे कलम चला दिया, कलम मतलब कोई ऐसा फाइल बना दिया आपके खिलाफ, तो जीवन भर आपको कोर्ट का और जेल का चक्कर चलता रहेगा, जीवन भर मरिएगा आप। रात में सोएंगे तो लगेगा कि यार कहीं कोर्ट का फरमान ना आ जाए। तलवार क्या है, एक बार में मार देता, लेकिन कलम आपको जीवन भर मारेगा। हर दिन आप सोचिएगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने, जीवन भर का एक हेडेक हो गया है ना। इसलिए हम कहते हैं कि कलम और तलवार, कलम जो है वो पावरफुल होता है इस सेंस में। तो एनालोगस, एनालोगस का मतलब क्या है, कोरिलेशन, कि दो वर्ड में हम क्या कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही थियोरेटिकल डेफिनेशन भी थियरी से रिलेटेड है ये तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गाइस एक दो क्वेश्चन, आप, यही था डेफिनेशन। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसका आंसर बताइए। ठीक है, पीछे से करते हैं लास्ट से। पहला क्वेश्चन का आंसर करो गाइस, मैं आपको पहले मतलब बताता हूं फिर आप आंसर करना। कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ डेफिनेशन फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज टू द ऑब्जेक्ट, अभी जस्ट पढ़ाया। बताइए इन चारों में से गाइस कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप मन मुताबिक कभी फेवरेबल और कभी उसके विपक्ष में, ऑडियंस के अकॉर्डिंग, कि आपका श्रोता क्या सुनना चाह रहा है, पक्ष या विपक्ष, उस Persuasive, अकॉर्डिंग sir. आप किसी से, Persuasive. परसिव सर। परसुएसिव, कन्विंसिंग, जो भी मैं आपको बता रहा था, प्रेरक। ठीक है, इसका बताइए गाइस, अ डैश डेफिनेशन सिंपली रिपोर्ट्स द वे इन विच अ टर्म इज ऑलरेडी यूज्ड विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी। ऐसा परिभाषा जो कि गाइस हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, हर जगह स्वीकार्यता है उसकी। अगर मेरे लिए रिवर का मतलब रिवर है, तो राखी मैम के लिए भी रिवर है, मिनिमम सबके लिए वो रिवर ही है। तो ऐसा कौन सा Lexical होगा परिभाषा है सर. जो वर्ड को, लेक्सिकल होगा सर। लेक्सिकल, ऑब्वियस सी बात है, लेक्सिकल, जो कि एक सोशल एक्सेप्टेंस देता है किसी शब्द को। इसका बताइए गाइस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास मेंबर ऑफ अ टीम, दिस इज नॉट, मान लीजिए गाइस कि इस क्लास में कितने मेंबर हैं, सब काउंटेबल है। अगर मैं कहूं कि इस क्लास में कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं इस क्लास में, काउंट, तो वो काउंटेबल है। तो ऐसे में ऐसी परिभाषा जिसमें हम चीजों को ग्रुप में लाते हैं, क्लास के मेंबर या क्लास के स्टूडेंट, तो ये कौन सा परिभाषा होगा? Stipulative, sir. स्टिपुलेटिव। एक्सटेंशन सर। जो काउंटेबल है, क्लास में, इस क्लास में जितने मेंबर हैं काउंटेबल है, हम गिनती कर सकते हैं। तो जो गिनती करते हैं उसको कौन सा? एक्सटेंशन सर। एक्सटेंशनल बोलते हैं, बिल्कुल एक्सटेंशनल। एक्सटेंशनल बोलेंगे ना सर, अभी पढ़ा है ना इंटेंशनल और एक्सटेंशनल। तो एक्सटेंशनल में मैंने क्या बोला, जो गिनती हो सकता है, जिसका काउंटिंग
जैसे इस क्लास में कितने लोग अनमैरिड हैं, तो वो काउंटिंग हो सकता है। भारतीय टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं, 11, वो काउंटेबल है। तो जो काउंटेबल है वो क्या होगा, एक्सटेंशनल, और जो काउंटेबल नहीं है वो इंटेंशनल। एक और आंसर बताइए, डैश डेफिनेशन इज आल्सो नोन एज डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन। जस्ट पढ़ाया था ना, किसको बोलते हैं, डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन, या कॉनोटेटिव डेफिनेशन भी कहते हैं। और किसको बोलते हैं बताइए, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने। ऐसा कौन सा डेफिनेशन है जिसको हम डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं या कॉनोटेटिव डेफिनेशन भी कहते हैं? इंटेंशनल, बिल्कुल इंटेंशनल। इंटेंशनल को हम डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं और कॉनोटेटिव भी कह सकते हैं। ये एक और बताइएगा, इज द डेफिनेशन दैट हैज अ मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइन्ड टू सम सिंबल इज कॉल्ड। ऐसा परिभाषा जो इंटेंशनली हम लोग बनाते हैं जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे सेल्फी एंड ऑल। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके, इंटेंशनली। स्टिपुलेटिव सर। स्टिपुलेट। हाँ, डेलिबरेटली मतलब क्या होता है कि इंटेंशनली, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। स्टिपुलेटिव। एक और बताइएगा, इस when the purpose of a definition is to explain the use or eliminate the ambiguity, this is called। जब आपके किसी भी वर्ड को परिभाषित करने का मेन लक्ष्य ये है कि आप किसी प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करें। इसका मतलब कि एक शब्द का अर्थ मेरे लिए जो है वही सबके लिए हो, जिसको आप सामाजिक स्वीकार्यता कहते हो। मान लिया कि मेरे लिए किसी शब्द का मीनिंग कुछ है, आपके लिए वही हो। किसी प्रकार का एम्बिग्विटी माने कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसे में क्या क्या बोलेंगे? लेक्सिकल सर। लेक्सिकल का मतलब है एलिमिनेट, का मतलब एलिमिनेट मतलब किसी प्रकार का कंफ्यूजन को एलिमिनेट मतलब हटाना। जैसे मैंने कहा ना कि हम और आप क्यों बात कर पा रहे हैं, क्योंकि गाइस मेरे लिए किसी वर्ड का मीनिंग वो है, तो आपके लिए भी तो वही है। मेरे लिए खाने का मतलब है भोजन करना, तो आपके लिए भी तो वही है, तभी तो हम बातचीत कर पा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है गाइस, एक और आंसर कर ही दीजिए, वो करेंगे। इसका आंसर बताइएगा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे गाइस एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है इस स्टेटमेंट का कौन सा डेफिनेशन में आएगा। कहता है एबॉर्शन मीन द रथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीइंग। एबॉर्शन समझते हैं सब लोग, एबॉर्शन मतलब बच्चे को पेट में ही मतलब खत्म कर देना। तो एबॉर्शन का मतलब रथलेस मतलब बुरी तरीके से। एबॉर्शन का मतलब क्या है, किसी इनोसेंट बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं है, आपने क्या किया, डिलीवरी से पहले ही उसको एबॉर्ट करा दिया, मतलब उसको खत्म करा दिया, पेट में ही खत्म करा दिया उसको, गर्भ में ही। तो ये कह रहा है कि एबॉर्शन का परिभाषा होता है किसी इनोसेंट बच्चे का जिसको कोई समझ नहीं, जो अभी दुनिया में भी नहीं आया, उसको बुरी तरीके से मारना। ये डेफिनेशन है। ये किस प्रकार का डेफिनेशन है, लेक्सिकल, परसुएसिव, स्टिपुलेटिव या थ्योरेटिकल? सर लेक्सिकल। सर परसुएसिव। सर परसुएसिव होगा, क्यों परसुएसिव होगा? क्योंकि सर अबॉर्शन को सर मर्डर उस तरीके से हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो सर ये तो इमोशन वाली फीलिंग आ जाएगी। और हम विपन से अगर कोई इंटेंशनली उसे, ये भी इंटेंशनली हम मारते हैं बच्चे को, लेकिन विपन से अगर मारेंगे तो उस लॉ के अंडर हम आ जाएंगे। तो अबॉर्शन करने का कोई लॉ नहीं है, इसी वजह से तो ये सर ये रिलेटेड टू इमोशन या हाँ, कॉन्सेंस एक्चुअली। देखिए ठीक बोल रहे हैं आप। मान लीजिए गाइस कि आपको मान लीजिए 10 बच्चा हो गया, तो 11वां बच्चा का एबॉर्शन कराना सामाजिक दृष्टि में अच्छा है कि बुरा है? आपको 10 बच्चा हो गया, 11वां आपको होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप एबॉर्शन कराइएगा तो आपका पड़ोसी आपका या आपके घर वाले आपका पीठ थपथपाएंगे कि आपको धक्का मार के घर से भगा देंगे कि आपने ऐसा किया, भगो यहाँ से? आपको शाबाशी देंगे या आपको मतलब दुत्कारेंगे? क्या क्या लगता है? शाबाशी देंगे कि हाँ भाई चलो। कहने का मतलब ये है गाइस, जैसे आज हम लोग चाइल्ड कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो वहां पे क्या है ना, मान लीजिए किसी को ऑलरेडी 2 बच्चा 3 बच्चा हो गया, तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं यार अब ना हो, क्योंकि भाई कैसे पालोगे? तो अब गवर्नमेंट भी चाहती है, हमारा समाज और हम भी चाहते हैं भाई बच्चा लिमिटेड ही हो, तब ना उसको पढ़ा पाइएगा, उसका केयर कर पाइएगा। अब मान लीजिए बाई मिस्टेक आप प्रेग्नेंट कोई हो गया, इस तरह की बातें हो गई, तो वहां पे अबॉर्शन कराना अच्छा माना जाता है। सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है कि भाई ज्यादा बच्चा मत करो, एबॉर्ट। तो एबॉर्शन का ये जो एक डेफिनेशन है ये सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी किसी सेंस में सही है। अगर ज्यादा बच्चा है तो फिर हम लोग सोचते हैं एबॉर्शन के बारे में, वो फिर अच्छा माना जाता है, तो इसलिए ये परसुएसिव है।
क्योंकि अबॉर्शन क्या, ये परिभाषा तो ठीक है, लेकिन इसके अलावे भी अबॉर्शन के कुछ परिभाषा हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। अगर किसी के मान लीजिए 5 बच्चे 7 बच्चे ऑलरेडी हैं, उस स्थिति में वो अब अबॉर्शन करा रहे हैं, तो वो ठीक है। बट ये वाला भी ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कि ऐसा कर रहा है, ये गलत भी है सही भी है, तो परसुएसिव डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति में आप बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, संदर्भ क्या है, उस हिसाब से आप इसको सही गलत मानेंगे। तो इसलिए परसुएसिव इसका ठीक होगा आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है ना गाइस? यस सर। चलिए, तो आज यही था गाइस आज की क्लास में। आज हमने लॉजिकल रीजनिंग का शुभारंभ कर दिया और मैंने इसके बेसिक्स के बारे में भी आपको बता दिया, इसके डेफिनेशन वगैरह भी बताया। आज मैंने करीब 10-12 की संख्या में आपको डेफिनेशंस भी कराए, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी जो है किया, क्वेश्चंस भी मतलब प्रश्न भी उस पे आधारित हमने किया आज के क्लास में। तो ये सारी चीज़ें आज हमने की बात। फिर हम कल मिलेंगे 10 बजे, तो और नई बातें करेंगे, क्योंकि हम किसी यूनिट को स्टार्ट करते हैं 1 हफ्ता तो चलता ही है। तो ये जो पूरा हफ्ता है, अभी लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि बड़ा यूनिट है, तो अभी 1 हफ्ता मतलब कमिंग वेडनेसडे तक यही चलेगा। फिर वेडनेसडे के बाद मैं मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, वेडनेसडे तक ये चलेगा हमारा। वेडनेसडे के बाद मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसलिए आज मैंने पोस्टर भी एक रिलीज किया है न्यू बैच करके, क्योंकि मैं नए सिरे से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद लॉजिकल खत्म होगा तो हम वो स्टार्ट करेंगे, बट इसको पहले हम खत्म कर लें, 1 हफ्ता लगेगा अभी। इसको खत्म करने के बाद हम मैथ्स में मूव कर जाएंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो से हीरो बनाने वाली स्थिति में आपको ला दूंगा। जिनको मैथ्स नहीं भी आता है ना, वो भी सीख जाओगे, वैसा मैं आपको कराऊंगा मैथ्स। और मैथ्स तो पूरा 1 महीना चलता है, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा है ना, रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिक्स, तो पूरा 1 महीना फिर मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। यानी मान लीजिए कि अगर 25 जुलाई से हमने मैथ स्टार्ट किया तो 25 अगस्त तक मैथ ही चलेगा। मैथ का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग पूरा, उसमें सब कुछ आता है, फिर सिर्फ मैथ्स नहीं है, डीआई भी है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है। तो पूरा 1 महीना जो है 25 जुलाई के आसपास स्टार्ट करेंगे, तो पूरा 1 महीना फिर वही करेंगे हम लोग, क्योंकि टोटल 2 यूनिट्स है ना, एक डेटा इंटरप्रिटेशन और एक रीजनिंग और मैथ्स, तो वो पूरा कवर होगा। पढ़ाऊंगा अभी, प्रैक्टिस करेंगे, तो करीब करीब 20-25 दिन 1 महीना लग जाता है उसमें। बट आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाइएगा, मतलब ऐसा आ जाओगे कि आप 5% डीआई का और 5 रीजनिंग का करके आ जाओगे। अगर आपने सीख लिया तो करके आ जाओगे। तो अभी इसको स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग गाइस प्लीज उसको एक बार शेयर कर दीजिए। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ जो विशेष इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए आपके दोस्त में, मंडली में, मित्र में। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बहुत लोग होंगे, भटक रहे हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसको मेरे से जोड़ने में आपको क्या तकलीफ है? आप सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा तो होगा। मैं अगर सिर्फ अपनी चिंता करता तो आपको पढ़ा रहा होता। अब आप बोलिएगा सर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको तो हम फीस भी दिए, हो सकता है आप ऐसा बोलें, इधर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको तो हम फीस दिए, हो सकता है ऐसा मन में आए आपके। बट गाइस, आपके फीस देने से अगर आप नेट जेआरएफ कर ले रहे हैं, एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, एक कंडीशन बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नेट कर लेता है ना, वो जीवन भर कमाता है। कोई जेआरएफ, मान लीजिए आपका गलती से जेआरएफ हो गया, अब से रेखा त्रिपाठी में आपका जेआरएफ हो गया, तो 5 साल में 25 लाख रुपए इनको मिलेगा। 50,000 1 महीना का, तो साल का हो गया 6 लाख, 5 साल मिलेगा, मतलब 25 से 30 लाख रुपए। अब आप सोचिए, मैंने आपको उस स्थिति में ला दिया, आपके पीछे हर दिन मेहनत करता हूँ, 1-1.5 घंटा आपको मोटिवेट करता हूँ, पढ़ाता हूँ, कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, और उसको कराते कराते मान लीजिए आपने जेआरएफ कर लिया, तो आप आने वाले 5 साल में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आपको सरकार देगी पढ़ने के लिए। घर बैठ के पढ़िएगा बस, और उसी टाइम में कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए तब तो कहना ही नहीं है, तब तो बुढ़ापे, मतलब आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपका परिवार मतलब निश्चिंत हो जाएगा। अगर आप अच्छे जॉब में चले गए तो आपके साथ भी और आपके बाद भी, मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो परिवार खुश ही है। कहीं आपका मान लीजिए बीच में कुछ कहानी अलग हो गया, तो उसके बाद भी आप इतना करके जाइएगा कि आपके नाम से चीजें चलती रहेंगी। तो मेरे मेहनत करने से आप उस स्थिति में आते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सर तो स्वार्थ से पढ़ा है। मेरा अगर स्वार्थ होता तो मैं ऐसे पढ़ाता, फिर तो मेरा अलग तरीका होता ना, प्रोफेशनल बहुत तरीका होता है।
बट आजकल क्या है, लोग इस चीज को समझते नहीं, कंसिडर नहीं करते। लोगों को लगता है ठीक है भाई, दुनिया चल रही है, सब काम कर रहे हैं तो सर भी कर रहे हैं, कौन सा बड़ा काम कर दे रहे हैं। बट जो सही व्यक्ति होगा वो इस चीज को समझेगा कि कोई व्यक्ति मुझे कितना मोटिवेशन चाहिए, मतलब मुझे कितना मोटिवेट हर दिन अपने आप को करना पड़ता होगा, तब जाके मैं आपको हर दिन पढ़ाता हूँ। इस सोच के साथ मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा, कुछ आपको कंटेंट दूंगा। बट इंटेंशन वही होता है गाइस कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, आपको मजबूत बनाना, आपको एग्जाम क्वालिफाई होना। मेरे क्लास से अभी तक मान के चलिए गाइस, पिछले 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम मुझे लगता है 350 बच्चे तो नेट जरूर किए होंगे इतने दिनों में। JRF भी करीब 60-70-80 बच्चों का JRF भी हुआ होगा। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, मैं ये देखता हूँ। जैसे मैं कभी स्टेटस देखता, मुझे याद आता है यार ये तो 2022 में मेरे से पढ़ते थे, ये तो मेरे से 2023 में पढ़ा करते थे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, जबकि आप मेरे साथ 1 साल 1.5 साल हमने बिताया साथ में। आप जब आते हो तो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, डिपेंड करता है, जब तक अगर नहीं होता है तो आप करते ही हो मेरे साथ रह के तैयारी। तो इतना समय मैंने दिया, मतलब हम लोग आपस में बिताते हैं साथ में। उसके बाद भी मैं देखता हूँ मैक्सिमम 100 में 95 बच्चे भूल जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं अपने जीवन में। किसी स्पेशल डे पे विश भी नहीं करते कि हाँ भाई मुझे एक व्यक्ति 1-1.5 साल मेरे साथ बिताया, इन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की। तो आज का समय ऐसा है, बट मैं ऐसा चाहता हूँ भाई ऐसा ना हो। हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करें, कोऑपरेट करते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, जीवन को जितना आसान बना सकते हैं। मैं आपके जीवन को जितना आसान बना सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। मेरे रहने से आपको खुशी होना, आपको लगे कि यार चलो कोई एक अच्छा व्यक्ति हमारे साथ है, आज कुछ अच्छी बातें बताता है, मोटिवेट करता है, लाइफ में आगे बढ़ने की